हम आते हैं रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। ठीक है, एक तरह से नया चैप्टर है। रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हैं? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है रिक्रूट करना। रिक्रूट करना मतलब कि फार्मासिस्ट को हम रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग से क्या मतलब हो गया कि फार्मासिस्ट को ट्रेंड करना, दवा के बारे में पूरी तरह से नॉलेजेबल करना। इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएट करना उसे, और कंपनसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। रिक्रूटमेंट पहले जानते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सुटेबल पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दिस पर्पस द सर्च इज मेड by stimulating and encouraging the prospective employees to apply for job in the organization। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट देना किसी सूटेबल पर्सन को। सूटेबल पर्सन कौन? जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, जिसने उस चीज की पढ़ाई की हो, चाहे वो डी फार्मा हो चाहे वो बी फार्मा हो। और इसके लिए क्या करना चाहिए? Search is made by stimulating and encouraging the prospective employees to apply for job in the organization। उसके लिए वांट निकालना चाहिए कि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट की जरूरत है। ठीक है, in this way a large number of persons are tempted with the idea to get a job। among the eligible persons suitable person can be selected for the job। ठीक है, कहने का मतलब है कि उन एलिजिबल पर्सन्स में से जो सुटेबल पर्सन होगा वही जॉब को पा पाएगा। Method of recruitment. For the recruitment of a pharmacist, it is necessary that he should have passed diploma in pharmacy course from an institution recognized by the Pharmacy Council of India, registered as pharmacist with State Pharmacy Council, and must have attained the age of 18 years। मतलब कि वो कम से कम जो मिनिमम डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, उसने कोर्स किया हो, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा। एंड मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, और साथ में उसकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। Various methods are adopted to recruit most suitable and prospective pharmacists for pharmacies। Following are a few methods, out of which one of or more than one method can be adopted for this purpose। By displaying notice on the notice board at the gate of premises। ठीक है, किस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं इससे रिलेटेड कि हमें किसी फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। कौन कौन से मेथड्स हैं आइए जानते हैं। पहला है कि हम एक नोटिस बोर्ड चिपका सकते हैं अपने गेट पे, जो प्रेमिसेस का गेट है उस पर, कि हमें फार्मासिस्ट की एक ज़रूरत है, और जो भी इंटरेस्टेड एम्प्लॉय है वो आके हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है। दूसरा क्या है? बाय एडवर्टाइजिंग इन लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। मतलब कि किसी लोकल या नेशनल न्यूज़पेपर्स में हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं? प्रोफेशनल जर्नल्स में भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि हमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। बाय सेंडिंग रिक्वेशन इन वेरियस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक है, रिक्वेशन भेज सकते हैं वेरियस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जैसे naukri.com है, उसमें हम बता सकते हैं, उसमें हम एक आर्टिकल डाल सकते हैं, रिक्वेशन डाल सकते हैं कि हमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। वहाँ से जिस पर्सन को भी ज़रूरत होगा वो वहाँ से सर्च कर लेगा। नेक्स्ट है बाय इनवाइटिंग द एप्लीकेंट्स थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पे इनविटेशन लेटर दे सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉलेज है जिसमें फार्मेसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वो कंपनियाँ जाएंगी और साथ में क्या करेंगी, वहाँ से हायर करेंगी लड़कों को, इनवाइट करेंगी लड़कों को, ताकि वो आके इंटरव्यू दें और इंटरव्यू के थ्रू उनका चयन हो। नेक्स्ट है थ्रू प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड
क्लब्स, ठीक, प्रोफेशनल एसोसिएशन या क्लब्स जो बने हुए हैं उनके थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। The interested candidates are generally asked to submit their written application up to a specific time by giving such information, ठीक है, जो कैंडिडेट होते हैं वो एक उनको फॉर्मेट दिया जाएगा, एप्लीकेशन दिया जाएगा, उस पर उनको अपना क्या क्या चीज़ें भरना रहेगा, नाम भरना रहेगा, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, नेम्स ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस अटेंडेड और एक्सपीरियंस, अगर उनका कोई एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। नेक्स्ट है विद प्लेस एंड नेचर ऑफ वर्क, और साथ में ये भी बताते हैं हमने कहाँ पर काम अभी तक किया है, ठीक है, और किस तरह का काम किया है। फिजिकल कैरेक्टर्स सच एज हाइट, वेट एटसेट्रा, ठीक है, अपना हाइट वेट भी हम बता सकते हैं उसमें। एंड पे रिक्वायरमेंट्स, ऑल द एप्लीकेशन सो रिसीव्ड आर चेक्ड एंड दोज एप्लीकेंट्स हु फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई करते हैं सिर्फ उन्हें ही बुलाया जाता है, और जो रिक्रूटमेंट को जो रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते हैं उनको बाहर छांट दिया जाता है। जैसे कोई अगर 4th ईयर का कोई छात्र या ऐसा कोई छात्र जो अभी तक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हुआ है वो भी फॉर्म भरता है तो हम उसे छांट सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे अगर किसी ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है, जो एक्सपीरियंस पर्सन हो उसकी ज़रूरत है, और वो पर्सन एक्सपीरियंस नहीं है, न्यूकमर है, ठीक है, फ्रेशर है, तो भी हम उसे छांट सकते हैं। सिलेक्शन, अब आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन किस तरह होता है? द एप्लीकेंट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आर सब्जेक्टेड टू पर्सनल इंटरव्यू टू गॉज हिज पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन एंड कैरेक्टर, ठीक है। जो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेंट्स बुलाए गए रहते हैं उनको किस बेसिस पे हम जज करते हैं? उनको हम इस बेसिस पे जज करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनका कितना मोटिवेटेड हैं, और उनका कैरेक्टर कैसा है। समटाइम्स बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू द एप्लीकेंट्स आर गिवन रिटन टेस्ट टू गॉज द इंटेलिजेंस, ठीक है। कई बार पर्सनल इंटरव्यू से पहले उनका रिटन टेस्ट भी होता है जिसमें वो क्या चेक किया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है, अलर्टनेस चेक की जाती है, उनकी जनरल नॉलेज चेक की जाती है, ठीक है। थ्रू रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू थ्रू रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू राइट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब आर सेलेक्टेड। रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से हमें जो राइट कैंडिडेट है वो आराम से मिल जाता है, ठीक है। समटाइम्स सेकेंड एंड थर्ड इंटरव्यू में ऑल्सो बी कंडक्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। कई बार एक इंटरव्यू से नहीं होता है तो उसके बाद सेकेंड और थर्ड इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स का कराया जाता है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर देन issued अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड आस्क्ड टू ज्वाइन द ड्यूटीज विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो ड्यूटी कब से ज्वाइन करेंगे, या फिर उनको एक समय बता दिया जाता है कि आप इस समय पे ड्यूटी को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर स्पेसिफिक पर्पसन। जैसे कि फार्मासिस्ट जो होता है वो तो पहले से ही सारा सब कुछ नॉलेज उसके पास होता है दवा के बारे में, फिर भी उसके नॉलेज को और बेहतर करने के लिए या फिर जो वो काम करने जा रहा है उस नॉलेज को और बेहतर बनाने के लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, ताकि उसका नॉलेज और स्किल बढ़ सके। Amongst all big organization have their own training centers and training programs. हर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका खुद का ट्रेनिंग सेंटर होता है और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। All kinds of employees which unskilled, semi-skilled and skilled workers, supervisory staff, managerial staff and salesmen are imparted training
किन किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? जो अनस्किल्ड पर्सन हैं, सेमी स्किल्ड पर्सन हैं और स्किल्ड वर्कर्स हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है, सेल्समैन है। ठीक है, दो नेचर ऑफ ट्रेनिंग विल बी डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन सबके लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, जैसे कि मैनेजर के लिए अलग होगी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग होगी, जो अनस्किल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए अलग होगी, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं ऑब्वियस सी बात है उनके लिए काफ़ी अलग होगी। ठीक है, सिमिलरली फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड इज डिफरेंट फील्ड्स लाइक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, रिटेल सेल फार्मासिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट, डिटेल मैन दैट इज MR एट एक्स्ट्रा आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, उनका जो ड्यूटी है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे किस तरह का एडवांटेज उन्हें मिलता है। फर्स्ट है ट्रेनिंग हेल्प्स इन मोल्डिंग द बिहेवियर ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज सो एज टू मेक देम कन्वर्सेंट विद द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेनिंग से क्या होता है, उनके बिहेवियर में, जो एम्प्लॉयज़ है उनके बिहेवियर में और ज़्यादा सुधार आता है जो कि नए एम्प्लॉयज़ अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ताकि उनका जो वर्क का एफिशिएंसी है, उनकी जो वर्क की एफिशिएंसी है वो और बेहतर हो जाए और वो आराम से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने में। अ ट्रेन्ड वर्कर कैन हैंडल द वर्क मोर स्किलफुली देन अनट्रेन्ड वर्कर। ठीक है, जो एक ट्रेंड वर्कर है वो ज़्यादा अच्छे से उस काम को स्किलफुली कर सकता है, ना कि एक अनट्रेंड वर्कर। देयर कैन बी इंक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर आ सकता है काम के। थर्ड है प्रॉपर्टी ट्रेंड पर्सन कैन हैंडल द वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सेटिस्फैक्टरली विच विल बूस्ट his moral and give him job satisfaction। ठीक है, प्रॉपरली जो ट्रेन पर्सन होगा वो खुद इतना कैपेबल होगा कि वो खुद ही अपना वो काम कर सकता है खुद के दम पे, उसको किसी को की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बनी रहेगी। फोर्थ है फॉर प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कर्स नो सुपरविजन और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सुपरवाइजर आर रिक्वायर्ड। सुपरवाइजर को उसके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा उस ट्रेंड पर्सन क्योंकि वो खुद सारा काम जानता है और वो खुद ही इतना कैपेबल है कि उस काम को आराम से कर सकता है, उसे किसी भी सुपरविजन या इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनट्रेन्ड वर्कर्स में वेस्ट मोर मटेरियल एंड डैमेज द मशीन्स विच में रिजल्ट इन एक्सीडेंट्स। ठीक है, जो अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल वेस्ट भी करेंगे और मशीन को डैमेज भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जिससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो ट्रेन्ड पर्सन रहेगा उसे सब कुछ पता रहेगा उस मशीन के बारे में या फिर मटेरियल के बारे में, कितना यूज़ करना है कितना नहीं यूज़ करना है, तो वेस्टेज नहीं होगा। बट द ट्रेन्ड वर्कर विल हैंडल द मशीन्स मोर केयरफुली एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। जबकि जो ट्रेन्ड वर्कर्स है वो उस मशीन को केयरफुली हैंडल करेगा और वेस्टेज नहीं होने देगा मटेरियल्स का। इन दिस वे द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स विल डिक्रीज, देयर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एंड अल्टीमेटली इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड लोअर कॉस्ट। ठीक है, इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा और जो दाम है उस प्रोडक्ट का वो भी काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा सामान का। ठीक है, रॉ मटेरियल्स का वेस्टेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर ओल्ड वर्कर्स टू रिफ्रेश देयर नॉलेज। ठीक है, ट्रेनिंग ज़रूरी है, जो ओल्ड वर्कर्स हैं उनकी भी हमेशा ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो हमेशा उनका जो नॉलेज है वो रिफ्रेश होता रहे। अबाउट न्यू मेथड्स, नए मेथड्स के बारे में, जो नए टेक्निक्स आ रहे हैं उनके बारे में वो रूबरू होते रहें।
एज वेल एज न्यू मशीन्स एंड इक्विपमेंट, और जो नए मशीन्स और इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी उनको पता चलता रहे, उसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उस पर वर्क करना है, ठीक है। 7th है ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू मेक द फील्ड वर्कर्स एंड मैनेजर्स कन्वर्जेंट विद चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, चेंज इन प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एग्जिस्टिंग एंड चेंजिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जो फील्ड वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको पता चल सके कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चेंज आया है ट्रेंड में, क्या प्लान और पॉलिसीज चेंज हुई हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ये सब पता चल सके, और साथ में कॉम्पिटिटर्स के पॉलिसीज और प्लान्स के बारे में भी पता चल सके। फॉर ए रिटेल सेल फार्मासिस्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट्स शुड बी कवर्ड इन द ट्रेनिंग, जो एक रिटेल सेल फार्मासिस्ट होता है उन्हें उसके ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो है रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ड्रग स्टोर, उसे रूल्स और पॉलिसीज जो है ड्रग स्टोर के बारे में, जो भी एक्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता होगा तो भाई दिक्कत होगी उसके लिए। मेथड्स ऑफ, क्योंकि कई सारे दवाई ऐसी होती हैं जैसे नार्कोटिक ड्रग्स हैं, वो आप रिटेल शॉप पे नहीं रख सकते, अगर रूल्स नहीं पता हैं आप रखते हो तो फिर अगर आप पकड़े जाते हो तो जुर्माना भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए उसे रूल्स और पॉलिसीज पता होनी चाहिए ड्रग स्टोर के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, एक्सपायरी दवा कहाँ रखनी है। सेकेंड है मेथड ऑफ अरेंजिंग द ड्रग्स ऑन द शेल्फ्स, शो विंडोज एटेक्स्ट्रा, ठीक है। जो मेथड है हमारा ड्रग्स को अरेंज करने का शेल्फ्स पे या शो विंडोज पे, वो उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश मेमोज, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। कैश मेमो किस तरह बनाना है, किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, जितना सेल हुआ है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टोर, ठीक है, जो स्टोर में जो सामान रखा गया वो कितने क्वांटिटी में है, कितने क्वांटिटी में नहीं है, ये सब रिकॉर्ड रखना। एंड मेंटेनिंग कैश बुक, और कैश बुक को मेंटेन करना। उसके बाद है टेक्निकल नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग या न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज में, उनके बारे में पता होना, जो नई दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में उसके बारे में अप टू डेट रहना, ठीक है। ये सब चीज़ें टेक्निकल नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। कॉर्टियस बिहेवियर विद द कलीग्स एंड कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर के साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, जो उसके कलीग्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि काफ़ी झगड़ालू हो, ठीक है। डीलिंग्स विद ड्रग अथॉरिटीज एंड अदर काइंड ऑफ इंस्पेक्टर्स, ठीक है, वो ड्रग अथॉरिटी से डील कर सके और साथ में जो ड्रग इंस्पेक्टर है या ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी है उनसे अच्छी तरह से डील कर सके। फॉर द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट्स ट्रेनिंग टू द फार्मासिस्ट इज जनरली इम्पार्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मैनेजर्स एंड सीनियर कलीग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेनिंग है जो दी जाती है फार्मासिस्ट को, वो मोस्टली किनके द्वारा दी जाती है, या तो प्रोप्राइटर के थ्रू, जो दुकान का मालिक है उसके थ्रू, या तो जो मैनेजर्स हैं उनके थ्रू, या तो जो उनके सीनियर कलीग्स हैं जो काफ़ी समय से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। इवैल्यूएशन ऑफ अ फार्मासिस्ट क्या कहता है? आफ्टर पुटिंग 3 months, 6 months और 1 year service, the pharmacists are evaluated for their honesty, behavior, sincerity, dedication to work, etc. ठीक है, 3 महीने या फिर कह लीजिए 6 महीने या साल भर की सर्विस देखने के बाद फार्मासिस्ट के उनको इवेलुएट किया जाता है, ठीक है। इवेलुएशन ज़रूरी है, आपने एक बार सिखा के तो उसको भेज दिया फार्मासिस्ट को, लेकिन वो किस तरह का काम कर रहा है, अपने काम में ऑनेस्ट है कि नहीं है, उसका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ कैसा है, अपने मैनेजर के साथ कैसा है, ये सब सिंसियरिटी उसकी कैसी है, समय पे जॉब पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
डेडिकेशन क्या है उसका वर्क के प्रति, ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इवेलुएट करना ज़रूरी है समय समय पर। दिस वर्क इज़ डन बाय द एम्प्लॉयर और चीफ फार्मासिस्ट। ये किसके द्वारा पता किया जाता है, या तो एम्प्लॉयर के द्वारा जिसने उसको नौकरी पर रखा है, या फिर जो चीफ फार्मासिस्ट है उनके द्वारा। इफ द वर्क एंड कंडक्ट ऑफ द फार्मासिस्ट इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि अगर उसका काम सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, देन हिज नेम इज रिकमेंडेड फॉर परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब उसे उस ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली जगह दे दी जाती है, और ताकि अब वो वहीं काम करेगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ऑल द फार्मासिस्ट वर्कर्स आर इवेलुएटेड फॉर गिविंग प्रमोशंस, yearly increments, additional increments and other kinds of benefit to the pharmacist employees working in the organization, ठीक है। अगर उन्हें इवेलुएट किया जाता है और साथ में उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए उन्हें प्रमोशंस भी दिए जाते हैं, ईयरली इंक्रीमेंट्स भी दिए जाते हैं, कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट्स भी दिए जाते हैं उनके काम को देखते हुए, एंड अदर काइंड ऑफ बेनिफिट्स, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है उस फार्मासिस्ट या एम्प्लॉय के लिए। फॉर दिस पर्पज फार्मासिस्ट कैन बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ चेकलिस्ट गिवन बिलो, ठीक है। एक चेकलिस्ट बनाई गई है, उसी के हिसाब से उनका इवेलुएशन होता है, जिसमें सबसे पहले होता है नेम ऑफ द फार्मासिस्ट और एम्प्लॉय, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद वो मेल है या फीमेल है, उसका एक्सपीरियंस, फिर आता है अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस कैसा है, पर्सनैलिटी, दूसरा आता है पर्सनैलिटी, किस तरह का पर्सनैलिटी है उसका, तीसरा आता है इज ही अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट इन डीलिंग विद कस्टमर्स, यस और नो का ऑप्शन रहता है, दोनों में से जैसा चीफ फार्मासिस्ट को ठीक लगता है वो उस पर टिक करता है, ठीक है। वो अलर्ट है या फिर डील कर ले रहा है कस्टमर से अच्छे से कि नहीं, इज ही कॉर्टियस टू कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स के साथ सही बिहेवियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डज ही टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्क, वो क्या अपने काम में इंटरेस्ट लेके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इज ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है कि नहीं है, इज ही हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, इज ही कोऑपरेटिव विथ हिज कलीग्स, क्या वो कोऑपरेटिव है अपने कलीग्स के साथ, इज ही रिस्पेक्टेड बाय हिज कलीग्स, क्या वो अपने कलीग्स द्वारा रिस्पेक्टफुल है या फिर उनसे झगड़ा करके रहता है, डज ही वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो अकेले काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, स्किल्ड पर्सन है कि नहीं है इतना, डज ही गिव ट्रेनिंग में अच्छे से भाग लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है, ये सब इससे पता चल सकता है। डज ही गिव क्रिएटिव सजेशंस, ठीक है, अगर बिजनेस चलाना है तो क्रिएटिव होना ज़रूरी है, तो वो क्रिएटिव सजेशन देता है कि नहीं देता है। डज ही पॉजेज लीडरशिप क्वालिटीज़, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके इवैल्यूएशन में हेल्प करती हैं। फ्रॉम द अबव चेकलिस्ट ग्रेड सच एज पुअर, फेयर, वेरी गुड, एक्सीलेंट में बी गिवन टू ईच एम्प्लॉय, ठीक है। चेकलिस्ट को, इस चेकलिस्ट के हिसाब से उसको जो है ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, पुअर हो सकता है, फेयर हो सकता है, वेरी गुड हो सकता है, एक्सीलेंट हो सकता है, ठीक है। एंड देन consolidated list is prepared. On the basis of the consolidated list, the pharmacist and other employees of the organization may be granted promotions and other service benefits. अब आते हैं नेक्स्ट, compensation to a pharmacist. An adequate compensation or remuneration paid to the pharmacist for the services rendered by them have a great influence on the result shown by them, ठीक है। मतलब a good and proper compensation secures better pharmacist with dedication of work. जब उसे अच्छे तरह से compensation मिलेगा, उसे अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर सैलरी मिलेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका वर्क के प्रति डेडिकेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। ग्रेटर इंसेंटिव टू इंक्रीज द सेल्स, और वो और अच्छे से वर्क करेगा ताकि सेल और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए उस ऑर्गेनाइजेशन की। हायर मोरल, उसका मॉरल काफ़ी हाई हो जाएगा।
ठीक है, एंड ग्रेटर कॉन्फिडेंस ऑफ द फार्मासिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। द मेथड ऑफ कंपेंसेशन डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन बट जनरली वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एडॉप्टेड। ठीक है, जो मेथड ऑफ कंपेंसेशन है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, पर जो जनरल मेथड है वो इस तरह से है। पहला, फिक्स्ड सैलरी और रनिंग स्केल, जो फिक्स सैलरी है जो उसको मिलना चाहिए वो। दूसरा, कमीशन बेसिस, ठीक है, दूसरा क्या है, कमीशन के अनुसार। तीसरा क्या है, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, कमीशन मतलब अगर वो सेल्स दे रहा है, से अगर वो बढ़िया सेल दे रहा है, वो उसके रहते हुए सामान जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दवाइयाँ हैं वो बिक रही हैं, तो उसे कमीशन भी मिलना चाहिए। तो कमीशन बेसिस, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, सैलरी के साथ साथ कमीशन और सैलरी के साथ साथ उसे बोनस। ठीक है, जैसे बोनस के रूप में मान लीजिए कि अगर महीने के हिसाब से भी बोनस दे सकते हैं, या फिर कोई त्यौहार आया, कोई ठीक है, उसमें भी बोनस उस फार्मासिस्ट को दिया जाए ताकि उसका जो मोरल है वो काफ़ी हाई हो। फिफ्थ है फ्री एकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, उसका जो घर का किराया है वो ऑर्गेनाइजेशन दे। फ्री मेडिकल एड दे, ठीक है, जो उसका मेडिकल चेकअप हो, जो अगर वो बीमार पड़ता है तो उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल एड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे करे। उसके चिल्ड्रन के एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन पे करे। ट्रैवलिंग अलाउंस, जो वो आ रहा है जा रहा है उसका जो अलाउंस है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करे। ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है, उसका इंश्योरेंस अगर हुआ है तो उसका जो प्रीमियम है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करे। एंड लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है, ये कुछ कंपनसेशन हैं जो कि बताए गए हैं, ये कुछ मेथड्स हैं बताए गए हैं फॉर द कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म।